हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? अच्छे हो, है ना? तो आज मैं आपको करवाने वाली हूँ एरिया ऑफ स्क्वायर एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल। आज हम ये दोनों चीज़ें सीखेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एरिया का मतलब क्या होता है। क्या पढ़ेंगे हम आज? एरिया एंड एरिया ऑफ टू शेप्स, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। पहले हम देखेंगे कि एरिया क्या होता है, फिर हम देखेंगे स्क्वायर किसे कहते हैं और रेक्टेंगल किसे कहते हैं, दोनों के एरियाज का फॉर्मूला क्या क्या होता है। पहले देखते हैं एरिया। तो सपोज मैंने कोई ऐसी क्लोज फिगर ले ली, मैंने कोई भी, मेरे पास ये क्लोज्ड शेप है। क्लोज्ड शेप कौन सी होती है? जो हर तरफ, जो कहीं से भी ओपन ना हो, जिसका कोई भी एंड लूज ना हो। तो अगर मैं इसका एरिया, अगर मैं यहाँ बात करूँगी कि मुझे इसका एरिया फाइंड आउट करना है, इट मीन्स इसके अंदर ये जितना भी सरफेस कवर हो रहा है, मुझे ये पूरा फाइंड आउट करना पड़ेगा। तब मैं क्या कहूँगी कि मैं इस क्लोज्ड शेप का एरिया फाइंड आउट कर रही हूँ। इसी तरह से अगर मैं स्क्वायर की बात करूँ, स्क्वायर क्या होता है? वो क्लोज्ड शेप जिसकी सभी साइड्स इक्वल होती हैं। ऑल साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल। आपको बहुत अच्छे से पता है ये चीज़। all sides are equal। और वो क्लोज्ड शेप जिसकी सभी साइड्स इक्वल होती हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्क्वायर। इट मीन्स अगर मेरी ये साइड 4 सेंटीमीटर है तो मेरी ये साइड भी 4 सेंटीमीटर रहेगी, ये साइड भी 4 सेंटीमीटर रहेगी और ये साइड भी 4 सेंटीमीटर ही रहेगी। तो ऐसी शेप को क्या कहते हैं? स्क्वायर। अगर मैं इसका एरिया फाइंड आउट करूंगी, मैंने आपको कहा कि इसका एरिया फाइंड आउट करो, इट मीन्स आपको क्या फाइंड आउट करना है कि इसके अंदर यहाँ पर ये टोटल कितना एरिया कवर कर रहा है, ये चीज़ कितनी है कंप्लीटली, आपको ये फाइंड आउट करना है। तो तब हम क्या कहेंगे कि हम स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं। अब देखते हैं स्क्वायर की, रेक्टेंगल किसे कहते हैं। स्क्वायर और रेक्टेंगल में छोटा सा फर्क होता है। स्क्वायर में तो ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। अपोजिट साइड्स मतलब ये साइड इसके इक्वल और ये साइड इसके इक्वल। जो ये साइड होती है इसे हम कहते हैं लेंथ, और जो ये वाली साइड होती है इसे आप बोलते हो ब्रेथ या फिर विड्थ। आप कुछ भी बोल सकते हो, ब्रेथ या फिर विड्थ। ओके। अब इसका एरिया जब मैं फाइंड आउट करने की बात करूंगी, इट मीन्स मुझे ये वाला एरिया, ये इसके अंदर जितना भी सरफेस कवर हो रहा है मुझे वो फाइंड आउट करना है। ओके। अब हम देखते हैं कि स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है और रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले देखेंगे हम स्क्वायर का। ये आपका स्क्वायर है। ओके। इसकी साइड को मैंने ऐसे ही लिख दिया, ये भी साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है और ये भी आपकी साइड है। मुझे फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ स्क्वायर। तो आपको यहाँ इसका फॉर्मूला याद रखना है। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड मल्टीप्लाई साइड। ओके, साइड मल्टीप्लाई साइड। दिस इज फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ स्क्वायर। अब जहां भी हम एरिया की बात करते हैं वहां यूनिट में क्या क्या चेंज आता है। देखो, अगर आपके पास यूनिट है यहाँ सेंटीमीटर में, साइड अगर आपको दी हुई है सेंटीमीटर यूनिट में, ओके, तो आपका एरिया जो आएगा वो आएगा स्क्वायर सेंटीमीटर में। ये स्क्वायर ये शेप का नेम नहीं है, ये सब में कॉमन रहेगा। ओके, कंफ्यूज नहीं होना है। ये स्क्वायर शेप है लेकिन ये स्क्वायर है। आप ऐसे ऊपर नहीं लगा के आप ऐसे लिखोगे स्क्वायर सेंटीमीटर।
अगर कोई यूनिट आपको गिवन नहीं है तो स्क्वायर यूनिट्स। अगर आपको यूनिट दी हुई है मीटर, साइड आपकी मीटर के अंदर है, तो एरिया की यूनिट हो जाएगी स्क्वायर मीटर। ओके, अब चलते हैं रेक्टेंगल के एरिया पर। तो रेक्टेंगल ये रहा। मैंने अभी आपको बताया था रेक्टेंगल और स्क्वायर में छोटा सा डिफरेंस होता है कि स्क्वायर में तो सभी साइड्स इक्वल रहेंगी, लेकिन रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। ओके, यहाँ मैंने लिखा नहीं, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। ओके, अब वापस से अपने एरिया पर आते हैं। तो ये साइड जिसको हम लेंथ बोलते हैं, मैंने इसको लेंथ ही अज्यूम कर लिया, और इसको मैंने अज्यूम कर लिया ब्रेथ, या फिर अदर नेम विड्थ। ये लेंथ है तो ये भी लेंथ रहेगी क्योंकि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, और ये ब्रेथ या विड्थ है तो ये भी ब्रेथ या विड्थ ही रहेगी। अब एरिया ऑफ स्क्वायर, जैसे हमने एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट किया था, वैसे ही हम फाइंड आउट करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब फॉर्मूला वही रहने वाला है, जस्ट नेम्स बदल जाएंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या था, साइड मल्टीप्लाई साइड, क्योंकि इसकी सभी साइड्स इक्वल थी तो मैंने यहाँ लिखा साइड मल्टीप्लाई साइड। अब मेरे पास सभी साइड्स इक्वल नहीं है, बट मेरे पास साइड क्या क्या है, लेंथ और ब्रेथ या फिर विड्थ, क्योंकि ये दोनों सेम है और ये दोनों भी सेम है। तो मेरे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा इसके लिए, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। बात वही है, आप साइड मल्टीप्लाई साइड ही कर रहे हो, बस यहाँ लेंथ और ब्रेथ नेम्स आ गए हैं। क्यों? क्योंकि उनके मेजरमेंट चेंज हो गए हैं, वहाँ मेजरमेंट सेम थे। तो बात वही है, चीज़ वही है, बस नेम्स चेंज हुए हैं। ये आपका फॉर्मूला आ गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट करने के लिए। अब यूनिट की मैं बात करूँ, यूनिट यहाँ भी सेम रहेगी। अगर साइड सेंटीमीटर में है तो एरिया आएगा स्क्वायर सेंटीमीटर, अगर साइड मीटर में है तो एरिया की यूनिट हो जाएगी स्क्वायर मीटर। क्लियर? अब चलते हैं हम न्यूमेरिकल्स पर। तो पहले सबसे सिंपल न्यूमेरिकल्स देखते हैं हम लोग, ये वाले। आपके पास ये न्यूमेरिकल्स हैं। जैसे मुझे इस शेप का एरिया फाइंड आउट करना है, स्टेटमेंट देखते हैं इसकी क्या गिवन है आपको। फाइंड द एरिया ऑफ दीज फिगर्स इन टर्म्स ऑफ यूनिट एरिया या फिर स्क्वेयर्स। जो इसका मतलब है, जो भी आपको यहाँ स्क्वेयर दिए हुए हैं इनका एरिया है यूनिट एरिया, यानी कि 1 स्क्वेयर का 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है और इसका भी 1 है। आपको कंप्लीट फिगर का एरिया फाइंड आउट करना है, तो आपको इट मीन्स नंबर ऑफ स्क्वेयर्स काउंट करने हैं। अब अगर मैं इसकी बात करूँ तो 1 2 3 4, मेरा एरिया कितना आ गया, 4 स्क्वेयर्स। इस पे चलते हैं, स्क्वेयर्स काउंट करो, 1 2 3 4 5, इसका एरिया क्या आ गया, 5 स्क्वेयर्स। अब इसमें आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13, तो इसका एरिया आ गया आपके पास 13 स्क्वेयर्स। ओके, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये आपके लिए होमवर्क है कि आप इन सभी का एरिया फाइंड आउट करेंगे। ये स्टेटमेंट आपको ऊपर गिवन है, मैंने आपको बता दिया कैसे करना है, आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे। अब हम आगे चलते हैं थोड़े से टिपिकल न्यूमेरिकल्स पे जिनमें बच्चों को दिक्कत आती है, हम वो सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जैसे आपको ये न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं, जैसे मैं इसकी बात करूं, आपको ये वाला दिया हुआ है, इसमें आपको क्या करना है, ये रहा, फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करना है, हुज डायमेंशंस आर गिवन बिलो। डायमेंशंस इट मीन्स उसकी साइड्स के मेजरमेंट आपको गिवन है। और अभी मैंने आपको बताया था कि रेक्टेंगल की साइड्स को क्या कहा जाता है, लेंथ एंड ब्रेथ या फिर लेंथ एंड विड्थ, आप कुछ भी कह सकते हो। तो ये आपको 4 पार्ट्स गिवन है, मैं आपको एक पार्ट करवाने वाली हूँ इसमें से, बाकी आप खुद ट्राई करेंगे। तो हम लोग करते हैं
पार्ट सी। ओके, आपको यहाँ लेंथ गिवन है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, ये आपको गिवन है 32 मीटर। आपको ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल गिवन है 12 मीटर। आपको फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला हमने ऊपर देखा था, क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो आपको कुछ नहीं करना, जस्ट आपको वैल्यूज पुट करनी है लेंथ एंड ब्रेथ की। क्या हो जाएगा, लेंथ इज 32 मीटर एंड ब्रेथ इज 12 मीटर। आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आ जाएगा 384 मीटर स्क्वायर, स्क्वायर मीटर, स्क्वायर मीटर। क्योंकि एरिया है तो मैंने यूनिट में क्या लगाया, स्क्वायर, और मीटर जो मुझे बेसिक यूनिट गिवन थी मैंने वही अप्लाई कर दी। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड एरिया फॉर द रेक्टेंगल विद डायमेंशंस लेंथ 32 मीटर एंड ब्रेथ 12 मीटर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट्स में मुझे बता देना, मैं आपको दोबारा इसको रिपीट कर दूंगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग स्क्वेयर्स हुज साइड्स आर गिवन बिलो। देखो रेक्टेंगल के 2 डायमेंशंस गिवन होंगे आपको, क्यों, क्योंकि रेक्टेंगल की दोनों साइड्स का मेजरमेंट डिफरेंट होगा, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, एडजेसेंट साइड्स इक्वल नहीं होंगी। लेकिन स्क्वायर में जब बात आएगी तो आपको सिर्फ सिंगल साइड का मेजरमेंट गिवन होगा, क्यों, क्योंकि स्क्वायर की ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। तो ये आपको खुद समझना है कि अगर एक साइड दे दी इट मीन्स उसने ऑल 4 साइड्स आपको दे दी हैं। तो अब इसमें हमें क्या करना है, एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट करना है जिसकी साइड, एक स्क्वायर है जिसकी साइड 6 सेंटीमीटर है और दूसरा स्क्वायर है जिसकी साइड 11 सेंटीमीटर है। ओके, तो मैं आपको सेकंड पार्ट करवा रही हूँ। क्या गिवन है आपको, साइड ऑफ स्क्वायर, इलेवन सेंटीमीटर। आपको फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ स्क्वायर। अब आपने फॉर्मूला अभी अभी पढ़ा है पीछे, क्या फॉर्मूला था एरिया ऑफ स्क्वायर का, साइड मल्टीप्लाई साइड। जो साइड की वैल्यू गिवन है वो आप यहाँ पुट कर दो, 11 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 11 सेंटीमीटर। आप जब इसको सॉल्व करोगे आपके पास आएगा 121 स्क्वायर सेंटीमीटर। अगेन मैंने स्क्वायर क्यों लगाया, क्योंकि मैंने क्या फाइंड आउट किया है यहाँ, एरिया। आपको ये चीज़ बहुत ध्यान रखनी है, जब भी आप एरिया फाइंड आउट करेंगे तो फाइनली एरिया की यूनिट में स्क्वायर अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है। तो ये आपके पास फाइनली एरिया आ चुका है स्क्वायर का, जिसकी साइड कितनी थी, 11 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है हमें, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 मुझे क्या गिवन है, लेंथ ऑफ अ कारपेट इज। देखो अब लेंथ एंड ब्रेथ, इट मीन्स अंडरस्टूड है वो किसकी बात कर रहा है आपके सामने, रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल की बात हो रही है जब उसने लेंथ एंड ब्रेथ दोनों का नाम ले दिया। तो इसने क्या कहा, लेंथ ऑफ अ कारपेट इज 5 मीटर। एक कारपेट है जिसकी लेंथ कितनी है, 5 मीटर एंड द ब्रेथ इज 2 मीटर, और ब्रेथ कितनी है, 2 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द कारपेट। माइंड में सिर्फ एक चीज फिक्स कर लीजिए आप, अगर 1 डायमेंशन गिवन है यानी कि साइड वर्ड है, इट मीन्स स्क्वायर की बात हो रही है, और लेंथ एंड ब्रेथ ये 2 वर्ड्स आ गए, इट मीन्स आपके सामने रेक्टेंगल की बात हो रही है। अगर ये चीज माइंड में फिक्स हो गई तो आप अपने आप कर लोगे सम्स। तो यहाँ देखो लेंथ ऑफ कारपेट, अब यहाँ रेक्टेंगल नहीं लिखोगे आप, कारपेट ही लिखोगे जो आपको गिवन है।
लेंथ ऑफ कारपेट, ये आपको गिवन है 5 मीटर। मीटर को हम कंप्लीट ना लिखकर एम लिखते हैं। नेक्स्ट आपको गिवन है ब्रेथ ऑफ कारपेट, ब्रेथ ऑफ कारपेट आपको गिवन है 2 मीटर। आपको फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ कारपेट। अब मुझे बहुत अच्छे से पता है मेरे पास जब लेंथ भी है ब्रेथ भी है, इट मीन्स मुझे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला मुझे पता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। पुट करेंगे वैल्यूज, लेंथ है 5 मीटर, ब्रेथ है 2 मीटर। सॉल्व करेंगे, 5 2 ज़ा 10 एंड एरिया फाइंड आउट किया तो स्क्वायर एंड फाइनली मीटर, जो बेसिक यूनिट आपको गिवन थी। तो ये आपका एरिया आ चुका है कारपेट का। कौन से कारपेट का? जिसकी लेंथ कितनी थी 5 मीटर एंड ब्रेथ कितनी थी 2 मीटर। क्लियर? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ अ स्क्वायर। यहाँ इसने बोल दिया, अब यहाँ आपको लेंथ वर्ड से कंफ्यूज नहीं होना है, पहले कंप्लीट आपको स्टेटमेंट रीड करनी है कि लेंथ ऑफ वन साइड, साइड ऑफ अ स्क्वायर, एक स्क्वायर हैंडकरचीफ यानी कि हैंकी है आपके पास, उसकी वन साइड की लेंथ 22 सेंटीमीटर है। अब कुछ बच्चे हैं जो यहाँ कंफ्यूज होंगे कि वन साइड की लेंथ दी हुई है तो दूसरी साइड की लेंथ क्या होगी। आपको माइंड में ये फिक्स रखना है, स्क्वायर की सभी साइड्स क्या होती हैं, आपस में इक्वल होती हैं। इट मीन्स अगर वन साइड भी उसने दे दी आपको तो आपके पास ऑल 4 साइड्स आ चुकी हैं। उसने वन साइड की मेजरमेंट आपको दी है 22 सेंटीमीटर, तो ये भी कितनी हो जाएगी 22, ये भी 22 और ये भी 22। ओके, तो उसने आपको क्या दिया, लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ अ स्क्वायर हैंडकरचीफ इज 22 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द हैंडकरचीफ। आपको क्या फाइंड आउट करना है, एरिया। अब मुझे पता है स्क्वायर है तो मेरे पास वन डायमेंशन ही है, यानी कि मैं लिखूंगी साइड ऑफ, यहीं से आपको स्टेटमेंट पुट करनी है, साइड ऑफ स्क्वायर हैंडकरचीफ। जो स्टेटमेंट गिवन है आपको वही लिखनी है, अपनी तरफ से कुछ ऐड नहीं करना है आपको। कितनी गिवन है 22 सेंटीमीटर। आपको क्या फाइंड आउट करना है, इसका एरिया। एंड एरिया का फॉर्मूला क्या था, हमने अभी अभी पढ़ा था, साइड मल्टीप्लाई साइड। ये हो जाएगा 22 मल्टीप्लाई 22। यहाँ सेंटीमीटर आप लोग लगा लेना, सेंटीमीटर, और यहाँ भी सेंटीमीटर। जब इसको सॉल्व करोगे आपके पास आएगा 484, और क्योंकि एरिया है तो यूनिट में स्क्वायर अप्लाई करना इज मस्ट, एंड देन बेसिक यूनिट सेंटीमीटर। तो ये आपका रिक्वायर्ड एरिया इस स्क्वायर हैंडकरचीफ का आ चुका है, जिसकी आपको एक साइड की लेंथ दी हुई थी 22 सेंटीमीटर। आपको यहाँ लेंथ वर्ड से कंफ्यूज नहीं होना, आपको जस्ट ये देखना है कि शेप कौन सी है। अगर सिंगल डायमेंशन है तो इट मीन्स स्क्वायर, अगर 2 डायमेंशन है इट मीन्स रेक्टेंगल। क्लियर? अब हम चलते हैं नेक्स्ट सम पे। देखो अब नेक्स्ट सम आपको क्या गिवन है, रामू हैज अ पैडी फील्ड विच इज इन द शेप ऑफ अ रेक्टेंगल। यहाँ आप इसने आपको डायरेक्टली बता दिया कि आपके पास एक फील्ड है, रामू के पास एक फील्ड है जिसकी शेप कैसी है, रेक्टेंगल की जैसी है। इट हैज़ अ लेंथ ऑफ 15 मीटर, और इस रेक्टेंगुलर फील्ड की लेंथ कितनी है 15 मीटर एंड ब्रेथ ऑफ 8 मीटर, और ब्रेथ आपको गिवन है 8 मीटर। तो पहले मैं रेक्टेंगल बना देती हूँ। यहाँ देखो आपको जो भी गिवन है ना, पहले आप उसका डायग्राम बनाओ, उसके मेजरमेंट आप लिख लो, आधा क्वेश्चन वहीं सॉल्व हो जाता है। रेक्टेंगल, लेंथ मुझे गिवन थी इसकी 15 मीटर, तो ये भी 15 मीटर, एंड ब्रेथ मुझे गिवन है 8 मीटर। अगर ये 8 मीटर है तो ये भी 8 मीटर, बिकॉज ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल। अब आगे क्या स्टेटमेंट है,
इफ ही हैज प्लोड एन एरिया ऑफ 90 स्क्वायर मीटर ऑफ द फील्ड, अगर उसने अपने फील्ड का, उसके फील्ड का एरिया मैं अज्यूम कर लेती हूँ 120 आ गया मेरे पास, उसमें से उसने 90 स्क्वायर मीटर प्लो कर दिया, यानी कि उसको जो भी करना था प्रोसीजर आगे वो कर चुका है उसमें, ऑफ द फील्ड हाउ मच मोर एरिया इज टू बी प्लोड। अब आपको बताना है उसके पास रिमेनिंग एरिया कितना रह गया जो उसे अभी प्लो करना बाकी है। मैंने अज्यूम किया था कि मेरे पास सपोज 120 स्क्वायर मीटर आंसर आ जाता है कि एरिया ऑफ द फील्ड, जो डायमेंशंस गिवन है एरिया के फील्ड के, अगर मैं उनसे फाइंड आउट करती हूँ एरिया ऑफ द फील्ड, तो मेरे पास सपोज आ गया 120 स्क्वायर मीटर। अब इसमें स्टेटमेंट क्या गिवन है कि अगर उसने 120 में से 90 स्क्वायर मीटर को प्लो कर दिया तो अब रेस्ट कितना बचा उसके पास, उसके लिए आप क्या करोगे 120 में से 90 को माइनस कर देंगे। तो हमें यही प्रोसेस करना है। डिफरेंस क्या रहेगा, मैंने अज्यूम किया 120 आया, अब अज्यूम करने से तो काम नहीं चलेगा, मुझे निकालना पड़ेगा यहाँ, ठीक है। तो यहाँ हम फाइंड आउट करते हैं। पहले हम लिखेंगे लेंथ ऑफ फील्ड, आप रेक्टेंगुलर फील्ड नहीं लिखेंगे, ओनली फील्ड लिखेंगे तो भी चलेगा। लेंथ ऑफ फील्ड कितनी गिवन है आपको 15 मीटर, ब्रेथ ऑफ फील्ड ये आपको कितनी गिवन है 8 मीटर। तो मुझे पहले क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, इसका टोटल एरिया की एक्चुअल में एरिया है कितना, तो एरिया ऑफ द फील्ड। अब मैंने आपको एक बात कही थी कि जब भी आपके पास 2 डायमेंशन है इट मीन्स किसकी बात हो रही है, रेक्टेंगल की। और यहाँ तो इसने कहा भी हुआ है कि फील्ड कैसा है, रेक्टेंगुलर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल मुझे बहुत अच्छे से पता है, फॉर्मूला लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। अब हमें कुछ नहीं करना है, जस्ट इसमें वैल्यूज पुट करनी है। लेंथ गिवन है 15 मीटर और ब्रेथ गिवन है 8 मीटर। तो बाय चांस ये 120 ही आ रहा है आपका, मैंने जस्ट अज्यूम किया था। तो 120 स्क्वायर मीटर मेरे पास टोटल एरिया ऑफ द फील्ड, यानी कि उसका इतना बड़ा फील्ड है, उसका टोटल एरिया कितना है 120 स्क्वायर मीटर। ओके, तो टोटल एरिया ऑफ द फील्ड कितना आ चुका है 120 स्क्वायर मीटर। एरिया ही हैज प्लॉट, और यू कैन से प्लॉट एरिया, जो आपको स्टेटमेंट इजी लगे वो आप कर सकते हो। वो प्लो कर चुका है ऑलरेडी कितना 90 स्क्वायर मीटर। यहाँ पुट करो इसको, मुझे क्या फाइंड आउट करना है इसमें, हाउ मच मोर एरिया, और कितना ज़्यादा उसको प्लो करना पड़ेगा ताकि उसका कंप्लीट फील्ड प्लो हो जाए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो टोटल एरिया है उसमें से प्लोड एरिया को माइनस करना पड़ेगा। वेरी सिंपल। अब यहाँ लिखेंगे हम रिमेनिंग एरिया, ये आपके पास आ जाएगा, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या आ जाएगा 30 स्क्वायर मीटर। और यही आपका आंसर है जो आपको फाइंड आउट करना था, कि उसको 30 स्क्वायर मीटर एरिया इतना बचा हुआ है जो उसको और प्लो करना पड़ेगा ताकि उसका कंप्लीट फील्ड प्लो हो जाए। दोबारा देखते हैं इस सम को। टू पार्ट्स आप कह सकते हैं, पहले हमने एरिया फाइंड आउट किया, देन हमने रिमेनिंग एरिया फाइंड आउट किया। 2 पार्ट्स में हुआ है ये सम। क्या गिवन था, रामू हैज़ अ पैडी फील्ड विच इज़ इन द शेप ऑफ अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की शेप में उसके पास एक फील्ड है जिसकी लेंथ आपको गिवन है 15 मीटर और ब्रेथ आपको गिवन है 8 मीटर। अब ये क्या कह रहा है, अगर उसने इस फील्ड का 90 स्क्वायर मीटर एरिया प्लो कर लिया है तो उसको अब कितना और एरिया प्लो करने की ज़रूरत है, या कितना और एरिया उसको प्लो करना पड़ेगा। तो मुझे रिमेनिंग एरिया फाइंड आउट करना था। मैंने क्या किया, रेक्टेंगल बनाया, उसके मेजरमेंट्स लिखे, लेंथ मुझे गिवन थी 15 मीटर, तो अपोजिट साइड्स इक्वल है इसीलिए 15 मीटर एंड 15 मीटर। ब्रेथ मुझे गिवन थी 8 मीटर, तो 8 मीटर एंड 8 मीटर। मैंने यहाँ से क्या फाइंड आउट किया, इसका एरिया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल मुझे पता है लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो 15 मीटर इंटू 8 मीटर, मेरे पास एरिया कितना आ गया 120 स्क्वायर
मीटर। स्क्वायर क्यों लगाया? क्योंकि क्या फाइंड आउट किया है? एरिया। अब आगे टोटल एरिया मेरे पास आ गया इतना कि इस फील्ड का टोटल एरिया है 120 स्क्वायर मीटर। उसने कितना प्लो किया है? 90 स्क्वायर मीटर। और कितना प्लो करना बाकी है? 120 माइनस 90, 30 स्क्वायर मीटर। समझ आया होगा? ओके। फिर भी अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट्स में आप लोग बता देना, मैं क्लियर कर दूंगी। अब चलते हैं नेक्स्ट सम पे। नेक्स्ट सम देखो क्या दिया हुआ है स्टेटमेंट इसने। अ स्क्वेयर पार्क इज टू बी वाटर्ड। एक स्क्वेयर पार्क है आपके पास, उसमें आपको पानी देना है, वाटर स्प्रिंकल करना है। इफ वन साइड ऑफ द पार्क इज 5 मीटर। अब देखो यहाँ फिर से कंफ्यूज करने के लिए क्या दिया हुआ है? वन साइड ऑफ द पार्क। लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना जब आपके पास इसने सामने दिया हुआ है कि पार्क कैसा है? स्क्वेयर है। शेप मीन्स इट मीन्स ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑब्वियस है। तो हमें वन साइड ही देगा वो 5 मीटर, यानी कि सभी साइड्स क्या हैं? 5 मीटर 5 मीटर। फाइंड द एरिया टू बी वाटर्ड। मुझे उस पार्क का एरिया बताना है कि हमें कितने एरिया में वाटर स्प्रिंकल करना है। तो सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। ये स्क्वायर शेप पार्क, इसकी आपको साइड गिवन है 5 मीटर। अगर मुझे वन साइड उसने दे दी, इट मीन्स मुझे सभी साइड्स गिवन है 5 मीटर 5 मीटर एंड 5 मीटर। क्लियर? उसने क्या कहा? हमें इस पूरे पार्क में वाटर करना है, स्प्रिंकल करना है। तो कितना एरिया है जिसे हमें वाटर स्प्रिंकल करना है? कैसे करेंगे? एरिया ऑफ स्क्वायर। तो लिखो साइड ऑफ पार्क या फिर साइड ऑफ स्क्वायर पार्क। कितनी गिवन है आपको? 5 मीटर। क्या फाइंड आउट करना है? एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क या फिर एरिया टू बी वाटर्ड। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? साइड मल्टीप्लाई साइड। साइड की वैल्यू है 5 मीटर, तो 5 मीटर मल्टीप्लाई 5 मीटर। 5 5 सा 25। एरिया फाइंड आउट कर रहे हो तो स्क्वायर एंड फाइनली बेसिक यूनिट मीटर। तो ये एरिया आ गया जिसे आपको वाटर करना है। लास्ट में आप लोग लिख सकते हो सो एरिया टू बी वाटर्ड is equals to 25 square meter. So this is your final answer. Clear? नेक्स्ट सम पे मूव करते हैं। नेक्स्ट सम एंड आज का लास्ट सम। ओके, बट आपको प्रैक्टिस करनी है इन सम्स की काफ़ी ज़्यादा, एटलीस्ट 2 टाइम्स आपको करने हैं पर क्वेश्चन 2 टाइम्स। ओके, अ वुडन शीट इज 15 मीटर लॉन्ग। अब मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि जब 2 डायमेंशंस की बात आ जाए, मीन्स किसकी बात हो रही है? रेक्टेंगल की। समझ जाओ यहीं से कि एक वुडन शीट है, कौन सी शेप में होगी? रेक्टेंगल की शेप में होगी। उसकी लेंथ, लॉन्ग मतलब लेंथ कितनी है? 15 मीटर एंड ब्रेथ या फिर विड्थ, ब्रॉड मतलब कितनी वाइड है वो कितनी है? 6 मीटर। इट हैज़ टू बी पेंटेड ऑन बोथ साइड्स। उसको दोनों तरफ से पेंट करना है। अब एक बात बताओ, जैसे मेरे पास ये पेपर है, इसको मुझे यहाँ से भी पेंट करना है और मुझे इसको यहाँ से भी पेंट करना है, दोनों तरफ से पेंट करना है। तो एरिया मेरा डबल हो जाएगा ना, कि जो इतना एरिया यहाँ है और इतना ही एरिया इस साइड होगा। तो मेरे पास जो टोटल एरिया बनेगा वो क्या होगा? जो मेरे पास एक साइड का एरिया आया उसमें उतना ही एरिया आप ऐड कर दो या फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास टोटल एरिया आ जाएगा कि आपको कितना पेंट करना है। अब आगे क्या कह रहा है ये? उसको पेंट करना है दोनों तरफ से। देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग एट ₹30 पर स्क्वायर मीटर। अब ये सम जाने वाला है 3 स्टेप्स में, बहुत ध्यान से देखना। पहले कुछ नहीं करना, सिंपली आपको एरिया फाइंड आउट करना है। आपको एक ये वुडन शीट गिवन है, इसकी लेंथ है 15 मीटर और ब्रेथ है 6 मीटर। अगर ये 15 है तो ये भी 15 रहेगी।
और ये 6 है तो ये भी 6 रहने वाली है। सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, इसका एरिया। अब जब एरिया फाइंड आउट करोगे वो आएगा सिंगल साइड का, तो पहले हम एक साइड का एरिया फाइंड आउट करते हैं। तो लेंथ ऑफ शीट, और यू कैन से लेंथ ऑफ वुडन शीट कितनी है, 15 मीटर। विड्थ या फिर ब्रेथ ऑफ वुडन शीट ये है 6 मीटर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या था, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। अप्लाई करते हैं एरिया ऑफ वुडन शीट। मैं लेंथ को एल से डिनोट कर रही हूँ, ब्रेथ को बी से। ओके, वैल्यूज पुट करते हैं। लेंथ है 15 मीटर, ब्रेथ है 6 मीटर, 15 6 90। एरिया फाइंड आउट किया है तो स्क्वायर एंड फाइनली मीटर, जो बेसिक यूनिट आपको गिवन है। अब ये तो आ गया इसका एरिया। आगे इसने कहा कि ये जो शीट है इसको दोनों तरफ से पेंट करना है। अब एक बात देखो आप, जो शीट है एक तरफ से जितने डायमेंशन है उसकी, कि जो लेंथ है वो 15 है, ब्रेथ है वो 6 है, जब आप उसको रिवर्स करोगे तो क्या उसके डायमेंशन चेंज हो जाएंगे? नहीं होंगे, वही रहने वाले हैं। इट मीन्स जितना एरिया हमें यहाँ पेंट करना है उतना ही एरिया उसके बैक साइड में पेंट करना है। तो मेरे पास टोटल एरिया टू बी पेंटेड, मुझे पहले ये देखना पड़ेगा कि मुझे टोटल एरिया कितना पेंट करना है। तो पहले हम वो निकालेंगे, टोटल एरिया टू बी पेंटेड क्या हो जाएगा, इसमें या तो इसी को ऐड कर दो या फिर इसका 2 टाइम्स कर दो। बात एक ही है, 2 टाइम्स एरिया ऑफ शीट। तो ये क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 90 यानी 180 स्क्वायर मीटर। या फिर अगेन टोटल एरिया टू बी पेंटेड। मैं कंप्लीट स्टेटमेंट नहीं लिख रही हूँ, आप लोग सेम एज इट इज ऊपर से कॉपी कर सकते हो। इसमें इसी को ऐड कर दो, क्योंकि जितना एक तरफ है उतना ही दूसरी तरफ होगा, तो दोनों तरफ का एरिया टोटल कितना आ जाएगा, 180 स्क्वायर मीटर। अब ये मेरे पास आ चुका है टोटल एरिया जिसे मुझे पेंट करना है। अब ये था हमारा सेकंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप में आपको फाइंड आउट करना था एरिया वन साइड का। सेकंड स्टेप में हम आगे गए, हमने क्या किया, टोटल एरिया फाइंड आउट किया कि टोटल कितना आपको पेंट करना है। अब फाइनली उसने क्या पूछा, आपको कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। कॉस्ट क्या दी है उसने, पर स्क्वायर मीटर। पर का मतलब होता है 1, यानी जब 1 स्क्वायर मीटर को आप पेंट करोगे तो आपको पड़ेगा वो 30 रुपीज़ का। अब आपको टोटल कितना पेंट करना है, 180। अब फॉर एग्जाम्पल आपके पास 1 पेंसिल की कॉस्ट है 5 रुपीज़, मैंने आपको बोला आपको 30 पेंसिल्स लेकर आनी है, तो कितने की आएंगी, क्या करोगे, 30 मल्टीप्लाई 5, 150 रुपीज़। सिमिलरली हमें यहाँ करना है, मैंने आपको बोला कि 1 स्क्वायर मीटर पेंट करने की कॉस्ट है ₹30। आपको इतना एरिया पेंट करवाना है, तो हम क्या करेंगे, जितना हमें एरिया पेंट करवाना है वो मल्टीप्लाई पर स्क्वायर मीटर जो कॉस्ट है वो, तो आपके पास फाइनल कॉस्ट आ जाएगी कि आपको इतना एरिया पेंट करवाने के लिए कितना पे करना पड़ेगा। स्टेटमेंट देखते हैं। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग जो यहाँ है, आपको एज इट इज़ वही स्टेटमेंट पुट करनी है, कोई अपनी तरफ से कुछ नहीं बनाना। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इसे छोड़ दो, पर स्क्वायर मीटर, पर की जगह आप कर दो 1। ओके, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 स्क्वायर मीटर। वन स्क्वायर मीटर, ये आपको गिवन है ₹30। मुझे कितना एरिया पेंट करना है, जो मेरा टोटल एरिया आया हुआ है, तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 180 स्क्वायर मीटर। वही बात है, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल ₹30, कॉस्ट ऑफ 180 पेंसिल्स क्या हो जाएगी, 180 मल्टीप्लाई 30, इसके आगे आप लगा दो रुपीज़, ताकि आप स्क्वायर मीटर ना कर बैठो।
क्योंकि हम फाइंड आउट कर रहे हैं कॉस्ट, तो इसीलिए कॉस्ट किस में आएगी, रुपीज़ में। तो मेरे पास फाइनल कॉस्ट आ जाती है ₹5400, जो मुझे पे करने पड़ेंगे इतना एरिया पेंट करवाने के लिए या करने के लिए। क्लियर हुआ? थोड़ा सा टिपिकल है, दोबारा देखते हैं। देखो क्या स्टेटमेंट गिवन थी आपको, आपके पास एक वुडन शीट है जिसकी लेंथ आपको दी थी 15 मीटर एंड ब्रेथ आपको दी थी 6 मीटर। उसने बोला कि आपको इसको दोनों तरफ से पेंट करना है, यानी कि आगे से भी और पीछे से भी। तो आपको वो पेंट करने के लिए आपको पर स्क्वायर मीटर यानी 1 स्क्वायर मीटर के लिए आपको पे करना पड़ेगा ₹30। अब उसने फाइनली पूछा कि आपको इसको आगे और पीछे दोनों तरफ से पेंट करना है, तो उसके लिए आपको टोटल कितना पे करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, पहले सिंगल साइड का एरिया फाइंड आउट किया। कैसे? लेंथ मुझे गिवन थी 15 मीटर, ब्रेथ मुझे गिवन थी 6 मीटर, और मुझे पता है लेंथ और ब्रेथ जहाँ भी आ जाए वहाँ इट मीन्स रेक्टेंगुलर की बात हो रही है, यानी कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला अप्लाई होगा। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। मैंने डायमेंशंस पुट किए, मेरे पास आंसर आ गया 90 स्क्वायर मीटर। लेकिन ये एरिया मेरे पास आया सिंगल साइड का, मुझे पेंट करना है दोनों तरफ। अब जब वुडन शीट को आप पलटोगे तो उसका एरिया वहाँ भी सेम ही रहने वाला है। क्यों? क्योंकि डायमेंशन सेम है। जो लेंथ यहाँ है वही लेंथ बैक साइड में होगी, जो ब्रेथ यहाँ है वही ब्रेथ बैक साइड में होगी। तो मैंने उसी एरिया का क्या कर दिया, डबल, ताकि मेरे पास टोटल एरिया आ जाए जो मुझे पेंट करना है। या फिर मैंने उसी एरिया में उसी एरिया को प्लस कर दिया, क्योंकि दोनों तरफ का एरिया तो सेम रहने वाला है। टोटल एरिया आपके पास आ जाता है 180 स्क्वायर मीटर। आप ऐसे भी कर सकते हो और आप ऐसे भी कर सकते हो, आपकी चॉइस है। अब आगे उसने क्या दिया आपको कि आप जब 1 स्क्वायर मीटर को पेंट करते हो तो आपको कॉस्ट पड़ती है ₹30। मुझे पेंट करना है 180 स्क्वायर मीटर, तो मैंने क्या लिखा, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 स्क्वायर मीटर। पर का मतलब होता है 1, ये आप याद रखेंगे। पर जहाँ भी वर्ड आए उसका मतलब 1 की बात हो रही है। तो 1 स्क्वायर मीटर पेंट करने के लिए मुझे पे करने पड़ेंगे ₹30। अब मुझे 180 स्क्वायर मीटर पेंट करना है तो क्या करना होगा, 180 मल्टीप्लाई 30, क्योंकि 1 की कॉस्ट जितनी है उसको जितने की आपको फाइंड आउट करनी है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो 180 मल्टीप्लाई 30 क्या आ जाएगा, 5400। और क्योंकि हमने कॉस्ट फाइंड आउट की है तो इसके आगे क्या यूनिट लगेगी, रुपीज़। क्लियर? आई होप समझ आया होगा आप सबको। फिर भी कोई डाउट है मुझे बता देना आप लोग, बिल्कुल, और मैं उसको क्लियर करूँगी। ठीक है, आज के लेक्चर में हम लोग एरिया के बारे में ही पढ़ेंगे, कल हम लोग पढ़ेंगे वॉल्यूम के बारे में। क्लियर? तो आज मैंने आपको 2 क्लोज्ड शेप्स का एरिया करवाया है, एरिया ऑफ स्क्वायर एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल। स्क्वायर क्या होता है, जिसकी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, एंड रेक्टेंगल क्या होता है, जिसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, एडजेसेंट साइड्स आर नॉट इक्वल। क्लियर? अब इन दोनों के आपको एरिया के फॉर्मूलाज लर्न करने हैं और इन क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है। ओके, ये आपका होमवर्क है। और मैंने आपको एक और क्वेश्चन दिया होमवर्क के लिए, उसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं एक बार दोबारा दिखा देती हूँ आपको, आप लोग को सॉल्व करेंगे। ये रहा आपका वो क्वेश्चन, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो आंसर्स लिखे हुए हैं, बट आप लोग चीटिंग नहीं करोगे, बिल्कुल ईमानदारी से करोगे आप प्रैक्टिस, क्योंकि जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको अच्छे से समझ आएगा। ओके, मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। तो इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं, कल मिलते हैं नेक्स्ट अपने टॉपिक के साथ, वॉल्यूम। ओके, टिल देन बाय बाय, गुड इवनिंग, थैंक यू।